हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी पॉलिटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। आपको पता है फ्रेंड्स कि इस चैनल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रतिदिन डाला जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि इन प्रश्नों के अलावा जो इनका व्याख्या किया जा रहा है और उसका जो नोट्स दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग इन पहले प्रश्नों को करें। देखिए, प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो 60 में वर्णित है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का से जो संबंधित अनुच्छेद है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 में कहा में वर्णन है राष्ट्रपति के पद का। अनुच्छेद 53 में जो है कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में जो है ये चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के पद अवधि का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता कर सकते हैं। अनुच्छेद 58 में ये वर्णित है राष्ट्रपति की योग्यता। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए दिशा और शर्तें वर्णित है। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ वर्णित है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 72 जो है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और अनुच्छेद 54 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता कर सकते हैं, इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए दिशा और शर्त का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। और देखिए, अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 163 है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया। चलिए हम इन पॉइंट्स को पॉइंट वाइज करके आपको दिखा देते हैं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइएगा। देखिए, ध्यान देना है यहाँ पे। अभी जैसे बताया कि अनुच्छेद 52 में जो है कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, 53 में वर्णित है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ये चर्चा किया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि का चर्चा है। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। अनुच्छेद 57 में जो है ये वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता कर सकते हैं। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के लिए दिशा और शर्तों का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया और महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, ये चर्चा की गई है। तो आपको फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सीटीबीटी की स्थापना कब हुआ था, तो सीटीबीटी के बारे में एक बात समझिए। सीटीबीटी का पहले पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, सीटीबीटी का जो पूरा नाम है वो है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में किया गया था और मुख्यालय इसका वियना है। एकदम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम बताते हैं एक एक करके, आप लोग उनको याद रखिएगा। ठीक है, पहले ये देखिए, सीटीबीटी की स्थापना 1996 में, मुख्यालय वियना, और इसका पूरा नाम कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। चलिए इसका कार्य बताते हैं और इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझाते हैं। ये इनसे जितना भी प्रश्न बनता है वो सारा हम प्रश्न यहीं पे करा देंगे। तो देखिए, इसका पूरा नाम कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम लोग मेन देखना है। देखिए, तो दुनिया में कहीं भी किसी के द्वारा भी या किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण, चाहे वो सैन्य हो या शांतिपूर्ण हो, पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सीटीबीटी का गठन किया गया है। ठीक है, यानी इसमें परमाणु परीक्षण
पर रोक लगाने के लिए सीटीबीटी का गठन किया गया है। और ध्यान देना है इसके बारे में कि इसे यूएन की जो महासभा है, यूएन में 6 अंग है यूएन का, उसी में से एक है महासभा। तो यूएन के महासभा द्वारा जो है 10 सितंबर 1996 को इसे अपनाया गया था सीटीबीटी को। ये अपना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, ये सीटीबीटी को हस्ताक्षर के लिए कब कब खोला गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि 24 सितंबर 1996 को, ठीक है, यानी 24 सितंबर 1996 को। मुख्यालय तभी हम लोग देखिए, इसका मुख्यालय वियना है। वर्तमान में स्थिति क्या है, तो यह संधि अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, ठीक है। इसकी कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए, लागू होने का शर्त क्या है, पहला आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये लागू अभी तक क्यों नहीं हुई है और लागू होने का शर्त क्या है। तो एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं, समझिएगा पहले। देखिए, इस संधि के नियम के अनुसार, देखिए, जब तक ये एनेक्स 2 जो है, इसमें 44 देश हैं, ठीक है, 44 देश हैं। तो क्या है कि कुछ लोग जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है, और कुछ लोग अपने संसद से इसको पुष्टि भी कर दिया है, लेकिन कुछ देश ना हस्ताक्षर किया है ना पुष्टि किया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, इस पर हस्ताक्षर और पुष्टि नहीं कर देते तब तक यह कानूनी रूप से लागू नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जो एनेक्स है इसमें 44 देश शामिल है, और ये जो देश हैं ये सबके पास परमाणु तकनीक और रिएक्टर है। इस पर हस्ताक्षर और पुष्टि ये नहीं कर देते तब तक ये जो है सीटीबीटी लागू नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 44 देश में ध्यान रखना है। हस्ताक्षरकर्ता अब तक जो है 187 देश, ये याद रखना है, अब तक 187 देश हस्ताक्षर सीटीबीटी पर कर दिया है। कितना? 187। 178 ने इसकी पुष्टि भी कर दिया। पुष्टि कैसे किया जाता है, तो एक तो देश के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, और दूसरा पुष्टि कराने के लिए वो अपने सांसदों, वो अपनी संसद में उसे पास कराना पड़ता है। देखिए, किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो भारत भी हस्ताक्षर नहीं किया है सीटीबीटी पर, पाकिस्तान भी नहीं किया है, अच्छे से याद रखना है, उत्तर कोरिया नहीं किया है, अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है ये देश, ठीक है। हस्ताक्षर किए गए पर पुष्टि नहीं की, यानी अमेरिका हस्ताक्षर किया है लेकिन अपनी संसद से उसे पुष्टि नहीं कराया है संसद से। चीन भी हस्ताक्षर किया है, मिस्र भी, ईरान भी, इजराइल भी ने हस्ताक्षर किया है लेकिन पुष्टि नहीं कराया है, लेकिन अपनी संसद से इसे मंजूर नहीं करवाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, भारत का पक्ष ध्यान देना है। भारत का विरोध, भारत इसका विरोध किया है, ध्यान रखना है। भारत का मानना है कि यह संधि जो है भेदभावपूर्ण है और यह केवल नए परीक्षणों को रोकती है, लेकिन जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं उन्हें ख़त्म करने का कोई ठोस रोड मैप नहीं देती है, ठीक है। तो भारत इसका विरोध करता है, विरोध का कारण भी बताता है कि जो देश पहले से परमाणु हथियार से संपन्न है उसे ख़त्म करने का कोई ठोस रोड मैप नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के कारण इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है। अभी तक भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, उधर पाकिस्तान भी नहीं किया है। अब आपको ध्यान देना है कि दुनिया में भी कहीं भी परमाणु क्या हो, कोई भी चोरी छुप के परीक्षण करे तो उसको जो है पता करने का काम करती है आईएमएस। कौन करती है? आईएमएस। आईएमएस का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी सीटीबीटी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली बनाई गई है जो भूकंपीय तरंगों, हवा में रेडियोधर्मी किरणों और पानी के भीतर की आवाज़ों के जरिए यह पता लगाती है कि कहीं कोई चोरी छिपे परमाणु धमाका तो नहीं कर रहा है। तो ये आईएमएस क्या करता है, तो एक जो है नज़र रखने का काम करता है और सीटीबीटी के तहत ये बनाया गया है, ठीक है। अब एक और बात आपको समझा देते हैं एनेक्स 2 के बारे में। जैसे हम बता रहे थे कि उसमें 44 देश हैं, एकदम अच्छा याद रखना है कितने देशों की सूची है, 44 देशों की सूची है एनेक्स 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिनका सीटीबीटी संधि के लागू होने के लिए हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। 44 देश जब तक हस्ताक्षर और पुष्टि नहीं कराएंगे तब तक सीटीबीटी लागू नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, यह जो है 44 विशिष्ट देशों की सूची है, जैसे कि आपको बताए, जिनके पास 1994 से 1996 के बीच परमाणु क्षमता या अनुसंधान रिएक्टर मौजूद थे, यानी इनके पास जो परमाणु था उस समय, परमाणु रिएक्टर। और सीटीबीटी के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह संधि तभी कानूनी रूप से प्रभावी होगी जब ये 44 देश द्वारा इस पर हस्ताक्षर और पुष्टि कर दी जाएगी, तब सीटीबीटी लागू समझा जाएगा, ये आपको याद रखना है। वर्तमान स्थिति यह है कि 44 देशों में से 36 देश जो है अभी तक पुष्टि कर दिया है, ठीक है, लेकिन 8 देश पुष्टि अभी भी नहीं किया है, जिसके कारण संधि लागू नहीं हो पाया है। ये 8 देश आपको याद रखना है कौन कौन सा है। तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से देश जो है एनेक्स 2 में शामिल है, जिन्होंने अब तक स्वीकार
नहीं किया है, पुष्टि नहीं किया है। तो देखिए, चीन जो है हस्ताक्षर किया है लेकिन पुष्टि नहीं किया है। मिस्र जो है हस्ताक्षर किया है लेकिन पुष्टि नहीं किया है। हस्ताक्षर किया है ईरान भी लेकिन पुष्टि नहीं किया है। इजराइल भी हस्ताक्षर किया है लेकिन पुष्टि नहीं किया है। वही अमेरिका भी हस्ताक्षर किया है लेकिन अपनी संसद से मंजूरी नहीं दिया है, वही पुष्टि नहीं किया है। भारत न तो हस्ताक्षर किया है और न ही पुष्टि किया है। ये वाला लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भारत के लिए। और वही पाकिस्तान भी ना हस्ताक्षर किया है ना ही पुष्टि किया है। उत्तर कोरिया ना तो हस्ताक्षर किया है ना ही पुष्टि किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर कोरिया भी ना हस्ताक्षर किया है और ना ही पुष्टि किया है। अब परीक्षा के लिए यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है। तो देखिए, हस्ताक्षर करना केवल सहमति जताना है, और जबकि पुष्टि करना अभी जैसे बताया कि उस देश की संसद या सरकार द्वारा उसे कानूनी रूप से स्वीकार करना। ठीक है, ये होता है। एनेक्स 2 में याद रखना है परमाणु क्लब के बारे में। एनेक्स 2 में दुनिया के 5 घोषित परमाणु संपन्न देश जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन भी शामिल है। इनमें से रूस और ब्रिटेन और फ्रांस ने इसकी पुष्टि कर दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगले अब ध्यान देखिए, इसको हम इसलिए डीपली बता रहे हैं क्योंकि बिना डीपली नहीं बताएंगे तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और ये टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए, भारत का कहना है कि एनेक्स 2 जो है यह शर्त संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि यह किसी भी देश की उसकी मर्जी के बिना संधि से जुड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, मजबूर करने जैसा है। अब ध्यान देना है, जब तक ऊपर बताए गए जो है 8 देश, जैसे कि अभी हम लोग देखें भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अमेरिका, चीन इस संधि को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक सीटीबीटी दुनिया भर में कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि इसे मृत्युप्राय संधि भी कहा जाता है। यानी मृत्युप्राय संधि का मतलब जो मरने के कगार पर या ख़त्म होने के कगार पर संधि हो, उसे ये कहा जाता है। ठीक है, अब आपको आईएमएस के भी बारे में बता दिए हैं। आईएमएस के बारे में तो सुन लीजिए फटाफट इसके बारे में। जैसे कि ये निगरानी करने का काम करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली है, सीटीबीटी की संधि के तहत ये काम करती है, यानी उसी का हिस्सा है, जो दुनिया भर में चोरी छिपे होने वाले परमाणु परीक्षणों पर नज़र रखती है। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश जमीन के अंदर या पानी के भीतर या वातावरण में गुप्त तरीके से परमाणु विस्फोट ना करें। और यह दुनिया भर में फैले 337 निगरानी केंद्रों का एक जाल है। मुख्यालय इसका जो है वियना है। और इंटर अ, और ध्यान रखना है, इंटरराष्ट्रीय डेटा केंद्र को ध्यान रखना है कि वियना स्थित है, और यह इंटरराष्ट्रीय डेटा केंद्र को ये अपना जो है डेटा भेजता है। ये आपको याद रखना है। और ये इनसे और भी पॉइंट्स हैं, उनको बता देते हैं, आप लोग समझ जाइए। बाकी जितना भी समझाया आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आईएमएस परमाणु धमाके का पता लगाने के लिए इन 4 वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। एक तो भूकंपीय, एक दूसरा हाइड्रोकास्टिंग, और तीसरा आपको याद रखना है इंफ्रासाउंड, और चौथा रेडियो न्यूक्लाइड्स। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न तब तक देखते हैं, और इस प्रश्न में इतना ही। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो आपको याद होगा कि 1974 में राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में किया गया था, दूसरा 1998 में किया गया था। चलिए इन दोनों परमाणु परीक्षण के बारे में बताते हैं, और इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको पॉइंट वाइज करके आपको समझाते हैं। देखिए, 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में। तो ये जगह और ये वर्ष याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और किस प्रधानमंत्री के समय पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो इंदिरा गांधी के समय। दूसरा परमाणु परीक्षण आपको याद रखना है कि 13 मई 1998 राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में ये किया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। और किस प्रधानमंत्री के समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो भारत में 2 परमाणु परीक्षण हुआ है, एक 1974 में और दूसरा 1998 में। दोनों को याद कर लेना है। दोनों का को किन किन ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था, ये भी याद रखना है। दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि बाबरी मस्जिद की जो घटना घटी थी, जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, वो 6 दिसंबर 1992 को, और 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था, गोधरा स्टेशन गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, नाटो का स्थापना कब किया गया था। तो नाटो का स्थापना आपको याद है कि 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ठीक है, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। चलिए नाटो के बारे में बताते हैं। देखिए, नाटो का पूरा नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक
अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। सदस्य देश पूछा जाए तो सदस्य देशों की संख्या जो है 32 है। सदस्य देशों की संख्या कितना है? 32 है। नया सदस्य देश स्वीडन है और संस्थापक सदस्य देश 12 थे। तो संस्थापक सदस्य देश नाटो के कितना थे? 12 थे। और नया सदस्य देश कौन है? स्वीडन है। ये आपको याद रखना है। और सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 32 है, ये आपको याद रखना है। तो जब स्थापित हुआ था तो 12 सदस्य देश थे और वर्तमान में 32 हैं। और सबसे नया सदस्य देश स्वीडन है और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स है और स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ये आपको याद रखना है संधि के इस इस संस्था के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है। पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। उसके बाद ये याद रखना है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। ठीक है, कौन थे? चाउ एन लाई। चलिए इनके बारे में बताते हैं और इनसे संबंधित और भी बताते हैं, जैसे ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता, शिमला समझौता। ये तीनों समझौता हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। और ये चीन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आप देखिए, अगला आप एक और याद रखना है शिमला समझौता के बारे में। तो शिमला समझौता को याद कर लेना है। शिमला समझौता जो हुआ था 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 को हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के थे, इंदिरा गांधी भारत की थी। और हिमाचल प्रदेश के ये शिमला में ये हुआ था समझौता। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, ताशकंद समझौता जो हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। उस समय के सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान इसमें भाग लिए थे। ठीक है, और सोवियत संघ के तरफ से कौन प्रतिनिधि भाग लिया था? तो कोसिजन भाग लिया था। तो यहाँ 3 समझौता जो है ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। यूनेस्को का स्थापना और मुख्यालय पेरिस में है। चलिए इसके बारे में पूरा पॉइंट्स बताते हैं। देखिए, यूनेस्को को हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना याद रखना है कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना किया गया था। मुख्यालय पेरिस है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दुनिया भर के विश्व धरोहर स्थलों को घोषित करना और उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करने का काम करता है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ये भी कितना बार पूछा गया है? तो 44 ठो है। 43वां कौन है? तो मोइदम्स है। और ये जो है अहोम राजवंश के दफन टीला मोइदम्स है। ये याद रखना है 43वां। ठीक है, और 44वां याद रखना है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो है ये 44वां है। ठीक है, और मराठा काल के 12 किले जो है ये 44वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है भारत के। ठीक है, तो भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यूनेस्को का स्थापना याद रखिएगा, इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न तब तक देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि गोवा भारत का कब राज्य बना? तो ये आपको याद रखना है कि 30 मई 1987 को जो है गोवा जो है 56वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 25वां राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 25वां राज्य बना। चलिए, गोवा से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो देखिए, प्रश्न था कि गोवा भारत का राज्य कब बना? 1987 में बना। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य बना 30 मई 1987 को। ठीक है, ये याद रखना है कि 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगालियों को गोवा से रखेदा गया था, भगाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है पुर्तगालियों को गोवा से कब रखेदा गया? तो ऑपरेशन अजय के तहत भगाया गया 1961 में। ठीक है, और 19 दिसंबर 1961 को उनको पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त किया गया, इसलिए 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, प्रश्न है आसियान का स्थापना कब किया गया था? तो आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि जो है आसियान का जो मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इसका पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। ये आसियान का पूरा नाम है, आपको याद रखना है। चलिए आसियान के बारे में पूरा पॉइंट्स आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पूरा नाम है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और दूसरा, इसका मुख्यालय जकार्ता है। इसका मुख्यालय जकार्ता है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और कुल सदस्य देश 10 हैं, ठीक है। तो आसियान के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको मुख्यालय पूछा है, लेकिन यहाँ देखिए मिस्टेक कर दिए हैं। दक्षेस का मुख्यालय आपको याद रखना है काठमांडू में है। यहाँ स्थापना वर्ष दे दिए हैं। तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और दक्षेस को संक्षिप्त में हम लोग सार्क भी कहते हैं। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। और दक्षेस को हिंदी में पूरा नाम इसका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और मुख्यालय इसका काठमांडू है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। सदस्य देशों की संख्या 8 है। सदस्य देश कितने हैं? 8 है। और इसके पूरे सदस्य देश कौन कौन से? तो सुन लीजिए, MBBS पीना करके आप लोग पूरा सदस्य देश याद कर सकते हैं। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका सदस्य बना है 2007 में। ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी जैसे बता दिए सार्क के बारे में, यहाँ 2-3 पॉइंट और याद रखना है कि इसके महासचिव का जो कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। सार्क का महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। पहला सचिव अबुल अहसान जो थे वो बांग्लादेश के थे। और याद रखना है सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। और इसका पहला सचिव अबुल अहसान थे। और वर्तमान जो सचिव हैं वो है मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। और बांग्लादेश के 15वें ये जो है सचिव हैं, ये याद रखना है, मोहम्मद गुलाम सरवर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनए के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो याद रखना है 11 जनवरी 1952 को ये बना था। 11 जनवरी 1952 को बना था। और जगह न्यूयॉर्क में ही, ठीक है, वही यूएन के सचिवालय में। तो चलिए एक एक करके बताते हैं निशस्त्रीकरण आयोग के बारे में। देखिए, निशस्त्रीकरण आयोग के बारे में याद रखिएगा कि यूएन का जो 6 अंग होता है उसी में से महासभा के तहत जो है एक विशेष सिस्टम बनाया गया है जो वैश्विक शांति और हथियारों के होर को कम करने के लिए काम करता है। यानी हथियारों को कम करने के लिए काम करता है। 11 जनवरी 1952 का इसका स्थापना हुआ था। और इनका पुनर्गठन 1978 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ये आपको याद रखना है। सदस्य देश जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना है। कार्य में याद रखना है वैश्विक स्तर पर घातक हथियार को कम करने के लिए सिफारिश ये करता है। और सामूहिक विनाश के हथियार को नष्ट करने की रणनीतियाँ बनाता है। और विभिन्न देशों के बीच सैन्य विश्वास पैदा करना ताकि युद्ध की संभावना कम हो, ऐसा ये काम करता है, ठीक है। निशस्त्रीकरण आयोग, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है, जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन, ये दोनों अलग है, ये आपको याद रखना है। अक्सर छात्र इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं। और जिनेवा सम्मेलन दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच है। यहाँ पर ये इसके लिए वार्ता होता है, बैठकें होती है, ठीक है। और इसका स्थापना 1979 में किया गया था। तो दोनों में अंतर ही आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कार्य जो है यह सिस्टम जो है परमाणु अप्रसार संधि और CTBT जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर चर्चा बातचीत का एक केंद्र है ये, ठीक है, बस बातचीत का एक केंद्र है। और भारत और निशस्त्रीकरण से क्या संबंध है, तो ध्यान देना है कि भारत का रुख जो है, भारत शुरू से ही भेदभाव रहित और सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। विशेष बिंदु याद रखना है, भारत ने 1988 में राजीव गांधी कार्य योजना पेश की थी जिसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने का प्रस्ताव दिया था। महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है, भारतीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन का एक सक्रिय सदस्य रहा है भारत, ठीक है, ये याद रखना है। भारत निशस्त्रीकरण सम्मेलन का एक सक्रिय सदस्य रहा, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो यह अखिल भारतीय किसान सभा भी पूछा जाए तो बताइएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ठीक है, 1936 में। चलिए इसके बारे में एक एक करके बताते हैं पॉइंट्स। देखिए,
ध्यान देना है कि इसका स्थापना 11 अप्रैल 1936 को किया गया था, स्थान लखनऊ में। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और प्रथम महासचिव जो थे एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा थे महासचिव। ठीक है, उद्देश्य याद रखना है, प्रमुख उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा का अंत, ठीक है, और लगान में कमी यानी भूमि कर और कर्ज के ब्याज के दरों को कम करना, किसानों की एकजुटता करना यानी देश भर किसानों को एक साथ मंच पर लाकर उन्हें अधिकारों के लिए लड़ाना, ये काम था इसका। और स्वाधीनता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को किसानों के मुद्दे से जोड़कर उन्हें मजबूत बनाना, ये सब इसका काम था। ध्यान रखना है परीक्षाओं के लिए विशेष जो बातें यहाँ याद रखना है, इसका गठन 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही किया गया था इसका स्थापना। और जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा को संबोधित किया था, ये भी आपको याद रखना है। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा को संबोधित किया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका निकाली, जिसने किसानों को जागरूक करने की बड़ी भूमिका निभाई। हुंकार नामक पत्रिका किसने जारी किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि फैजपुर अधिवेशन जो है 1937 में हुआ था और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, ये एकदम याद रखना है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में। यहाँ किसानों के सभा के दबाव में यहाँ किसान सभा के दबाव में सॉरी यहाँ किसान सभा के दबाव में कांग्रेस ने अपना कृषि कार्यक्रम घोषित किया और भारत का रुख, यह संगठन जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल किसानों के आर्थिक हितों की बात करता था। ठीक है, कौन? तो अखिल भारतीय किसान सभा जो किसानों की बात करता था। 11 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा, एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा है, 10 सूत्री कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए 10 सूत्री कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था 1975 में। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादकता बढ़ाना। वहीं 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो था ये 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था और इसका उद्देश्य था बैंकों का नियंत्रण। ठीक है, और इसी समय जो है 1969 में जो है 68-69 में जो है 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद पर हमला कब किया गया था? कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद पर हमला जो किया गया था 6 दिसंबर 1992। और गोधरा कांड कब हुआ था? तो 27 फरवरी 2002। तो ये दोनों वर्ष याद रखना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ध्यान देना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। लागू करने वाला जो पहला राज्य था भारत में तमिलनाडु था 1997 में, और विश्व का पहला देश जो था स्वीडन था 1766 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि गैर कांग्रेसी वाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये नारा दिया गया था, गैर कांग्रेसी का नारा। ठीक है, गैर कांग्रेसी वाद का नारा राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट्स आपको बताते हैं। देखिए राम मनोहर लोहिया से जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको एक करके हम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और विचारक थे। इनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो नीचे दिया गया है, एक एक करके चलिए इनको देख लीजिए। देखिए इनकी प्रसिद्धि जो है, इन्हें भारत में समाजवाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखना है, इस आंदोलन के दौरान उन्होंने आज़ाद रास्ता के साथ मिलकर गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन इन्होंने किया था, यह याद रखना है। गोवा मुक्ति आंदोलन, उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से के शासन से मुक्त कराने के लिए भी 1946 में आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, उसके बाद में इनके द्वारा सप्त क्रांति की शुरुआत भी की गई थी। सप्त क्रांति क्या थी? तो लोहिया जी ने समाज में बदलाव के लिए 7 क्रांतियों का आह्वान किया था, जिनमें रंग भेद, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष असमानता को समाप्त करना शामिल था। और गैर कांग्रेसवाद, उन्होंने भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, जिनका उद्देश्य था कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती देना था। और चौखंबा मॉडल जो है, उन्होंने प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए 4 स्तंभ दिए थे, गांव मॉडल, जिला और प्रांत, ये वाला मॉडल दिए थे। ठीक है, जिनको चौखंबा राज्य की वकालत इन्होंने किया था, ये याद रखना है। और दूसरा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये याद रखना है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर प्रतिदिन जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से बनने वाले प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो बीएसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पीडीएफ जो है ले सकते हैं और इनको देखकर याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।